नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आज फिर उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद की हास्य रचना या यूं कहें कटाक्ष रसिक संपादक के साथ। इस कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक स्त्री का रूप सौंदर्य ही उसके टैलेंट का आईना समझा जाता है और पुरुष चाहे अधेड़ मोटा बदसूरत ही क्यों ना हो, कला का असली पारखी समझा जाता है। तो सुनिए मेरे साथ रसिक संपादक। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हों तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की तारीफ कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया, पिछला जीवन आंखों के सामने फिर जीवित हो गया। यह आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं, जिनकी चमक कभी कम न होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमरतान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती थी। तारीफ के साथ दर्शन की अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे न भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो अपने को धन्य समझूंगा। लेखिकाएं इन प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समाती। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ इतना आदर। पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है। और सभी संपादक घमंडी हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दें। वह तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए। और करो महिलाओं का विरोध, यह उसी की सजा है। यह भी संपादक ही है, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के, नवरस, सब पत्रों में राजा है। चौकीलाल जी की पत्र की ग्राहक संख्या बड़े तेजी से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से धीरज के 2 शब्द सुनने की कामना करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती और महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी उनके आने का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह से उन्हें एक आध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे, खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके स्वागत से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहाँ तक कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया। लेकिन इस विषय में हम निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहाँ आती हैं वे शर्मा जी की अनंत भक्त हो जाती हैं। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सामान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक भूखे प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा ही है। कोई देवी पार्सल से अचार भेज देती, कोई लड्डू। एक ने पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों से बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में 1 बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी। दूसरी देवी महीने में 2-4 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी। अब वह किसी एक के न होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले। पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों ही में पाया। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भाव प्रकृति, याचना भरे नेत्र, चंपई रंग, चपल सुंदरी। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ गई। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण मीनाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता मेरे मन की क्या दशा हुई। दिल में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी
वही मिलेगी जहां से तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी। आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा दिल छिपा हुआ लगता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं उसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया प्रेम की भेंट लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। सब प्रेम। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। मीनाक्षी जी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में धन्यवाद किया था और अपने आने की तिथि बताई थी। आज मीनाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खद्दर की धोती, कोकड़ी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर। इस ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई थी। बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे, मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती है, अभी 8:30 बजे हैं। 9:30 बजे तक यहाँ आ जाएंगी। इस परेशानी में कोई काम ही नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूंछों में 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है। कोई हरज नहीं, इससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है ना, तब ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, यह महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था मीनाक्षी। शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक लेकर पढ़ने लगे, मानो पढ़ने में लीन हो गए हैं। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर न हुई। देवी जी डरते डरते पास आ गई। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर यह वह मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा प्यार ठंडा पड़ गया। वह सारी मन की मिठाइयां जो महीनों से खा रहे थे, पेट में कांटों की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता, उस पर काम इतना ज्यादा है कि इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात ही से सिर से बेचैन हूँ। आपकी क्या खातिर करूं? मीनाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पहुंचकर प्यार से बोली, यह आपने तो बहुत बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी। आपका कुशल स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर अब मैं जा नहीं सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका खून बहना रुक गया है, नाड़ी छूटी जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदरी युवती के कलम से यह कविता सुंदर थी, इस डायन की कलम से तो यह प्रणाली का कीचड़ है। मैं कहता हूँ, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? यह क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप पूछती है मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूँ आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देखकर न लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका न सर न पैर, मात्राओं तक का तो इसे ज्ञान नहीं, और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास करती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है। इसको इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, नफासत चाहिए। भूतनी सी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप कविता लिखती हैं। और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा लेकर आई है, इसमें भी वही प्रणाली का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वह ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 दिन के आराम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपकी राह देखती होगी।
आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई नुकसान ना होगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वे कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया, नहीं तो मैं निराश ही हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहे रख लें। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी जल्दी आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाऊं? ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा? यह तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने शर्मा जी की अनुमति का इंतजार न किया, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना आलाप कर रहे हैं। मीनाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। यह गधी टलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा। उस पर आप कविता करने वाली हैं। इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी कविताएं भी बेकार ही लगेंगी। आखिर रहा ना गया, बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना, आप ये संग्रह यहीं छोड़ जाएं, मैं फुर्सत में पढ़ूंगा। इस समय तो बहुत सा काम है। मीनाक्षी ने दुखी होकर कहा, आप इतना बीमार होने पर भी इतने व्यस्त हैं, मुझे आप पर दया आती है। आपकी कृपा है। आपका कल अवकाश रहेगा, जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी। माफ करना, कल मुझे जरा प्रयाग जाना है। तो मैं भी आपके साथ चलूं? गाड़ी में सुनाती चलूंगी। कुछ तय नहीं किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटेंगे कब तक? यह भी तय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो नंबर 771। मीनाक्षी आधा घंटे तक उनका इंतजार करती रही, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे जिसका अंत ही नहीं हो रहा था। दुखी होकर मीनाक्षी देवी विदा हुई और जल्दी फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, भगवान न करे कि फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशर्म है, आज इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, मीनाक्षी की कविता नहीं जाएगी। मैनेजर ने अचरज से कहा, फार्म तो मशीन पर है सर। कोई हर्ज नहीं, फार्म उतार दीजिए। बड़ी देर होगी, होने दीजिए, यह कविता नहीं जाएगी। तो एक अंत भी यहीं तक था। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मंत्र याद रखिए। टेक केयर। नमस्कार।